नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेबस है बीएससी का थर्मल फिजिक्स का, उसमें ये टॉपिक रहता है कि टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच डायग्राम हम लोग कैसे बनाएं। तो वो जो डायग्राम बनाया जाता है वो बनाया जाता है कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल के हेल्प से। अब आपको पता है कि कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। इन्हीं 4 स्टेप्स के हेल्प से हम लोग टीएस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेस लेके रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये टाइम एक्सेस है और ये इधर इंट्रोपी एक्सेस है, ठीक है। तो चलिए स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल का सबसे पहला स्टेप है, डेट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन से, ठीक है। अब आपको पता है कि जो कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल होता है वहाँ पर जो इसेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो सिलेंडर होता है जिसमें वॉकिंग सब्सटेंस होता है गैस के फॉर्म में। दूसरा सोर्स होता है T1 डिग्री केल्विन पर। एक इंसुलेटिंग पैड होता है और एक सिंक होता है। इतना तो आप जानते ही हैं, ओके। अब सबसे पहला स्टेप को पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। मतलब ये जो गैस है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा। देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर को सोर्स पर रखते हैं। जैसे ही हम लोग इस सिलेंडर को सोर्स पे रखेंगे, होगा क्या कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा? जैसे ही हम लोग इस सिलेंडर को यहाँ से उठा के इस सोर्स पर रखेंगे, होगा क्या कि जो वर्किंग सब्सटेंस है इस सिलेंडर में वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा, से Q1 अमाउंट ऑफ हीट। मान लीजिए कि इससे जो है Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस हमारा ऑब्जॉर्व कर लिया, ओके। तो जो वर्किंग सब्सटेंस होगा इसका इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा और जो सोर्स होगा इसका इंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा। देखिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर कहीं पर भी किसी सब्सटेंस का अगर इंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब है कि वो सब्सटेंस कुछ हीट ऑब्जॉर्व किया है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है, हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट S1 जो है वो इसका इनिशियल एंट्रोपी था वर्किंग सब्सटेंस का, एंड S2 जो है ये इसका फाइनल एंट्रोपी है। तो देन अमाउंट ऑफ हीट जो ये वर्किंग सब्सटेंस ऑब्जॉर्व करेगा वो कितना होगा, वो होगा Q1 इज इक्वल टू T1 इंटू S2 माइनस S1। अब ये हम लोगों ने कैसे लिखा, एक्चुअली में जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम लोग इंट्रोपी के टर्म्स में कुछ ऐसे लिखते हैं, dq इज इक्वल टू TdS। इसी के हेल्प से हम लोगों ने फाइंड आउट किया यहाँ पर। मतलब dq क्या अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जॉर्व किया जाता है और यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट Q1 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये जो सबसे पहला स्टेप का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग एक्चुअली में एक हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सिस लिया है, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन AB है, आप देख पा रहे होंगे। इस हॉरिजेंटल लाइन AB से हम लोग सबसे पहला स्टेप जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देख पा रहे हैं टेम्परेचर जो है वो T1 से बिल्कुल सेम है, लेकिन इंट्रोपी जो है पहले S1 था लेकिन अब बढ़ करके S2 हो चुका है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो एरिया इस कर्व के अंदर है, जो हॉरिजेंटल लाइन AB है, इस हॉरिजेंटल लाइन AB के अंडर जो कर्व जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया से जो अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस ऑब्जॉर्व कर रहा है उससे इक्वल होता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस ऑब्जॉर्व कर रहा है ये किससे इक्वल है, एरिया AB, चलिए इसको F नेम दे देते हैं, इसको E नेम दे देते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, FEA। इस एरिया से भी ये इक्वल होगा। अब चलिए स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए स्टेप 2 है अडायबेटिक एक्सपेंशन का, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस जिसमें है सिलेंडर, उसको हम लोग इस इंसुलेटिंग पैड पर रखते हैं। अब इस सिलेंडर को उठा के जब इंसुलेटिंग पैड पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए सिलेंडर पहले से इन तीनों डायरेक्शन से क्या इंसुलेट है, सिर्फ इसका बॉटम ही कंडक्टिंग है। लेकिन जब इसका बॉटम एक इंसुलेटिंग पैड पर रखा जाएगा तो होगा क्या कि जो सिलेंडर है वो चारों तरफ से इंसुलेट हो जाएगा, ओके। जिससे होगा क्या कि जो वर्किंग सब्सटेंस है इसको इन्वायरमेंट से ना तो कोई हीट मिल सकता है, ना ही वर्किंग सब्सटेंस इन्वायरमेंट को कोई हीट दे सकता है। मतलब है कि अब ये वर्किंग सब्सटेंस जो एक्सपेंड करेगा वो कैसे एक्सपेंड करेगा, खुद के इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर एक्सपेंड करेगा।
समझ रहे हैं, जिसके कारण वर्किंग सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कुछ गिर जाएगा, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाएगा उसका, बट एंट्रोपी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो ये कोई हीट गेन कर रहा है, ना ही कोई ये हीट लॉस कर रहा है। जैसे ही हम लोग इस सिलेंडर को इंसुलेटिंग पैड पर रखेंगे, ये सिलेंडर क्या होगा, चारों डायरेक्शन से इंसुलेट हो जाएगा। तो अब ऐसी बात है, ना तो इसको कोई हीट मिलेगा, ना ही इसको कोई हीट ये लॉस करेगा, तो इसका एंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अडायबेटिक एक्सपेंशन का ये स्टेप है, तो इस केस में जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये खुद के इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर एक्सपेंड करेगा, ठीक है, जिसके कारण इसका जो हमारा टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस का वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में आपको यहाँ लिखना होगा कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इस केस में एंट्रोपी जो है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। और ये जो सेकंड स्टेप का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम लोग एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये एक वर्टिकल लाइन है, इसको यहाँ पर सी नेम दे देते हैं। अब इस केस में देखिए, आप टेम्परेचर T1 से T2 डिक्रीज कर गया, बट एंट्रोपी S2 से ही कांस्टेंट रह रहा है ना। अब ये तो हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन का। स्टेप 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप 3। देखिए स्टेप 3 में क्या होता है कि हमारा जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अब उठा के हम लोग सिंक पे रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जिस सिलेंडर में वर्किंग सब्सटेंस है, इस सिलेंडर को उठा के इस सिंक पर रख देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको सिंक पे रखेंगे, होगा क्या, अब सिंक का टेम्परेचर कम है, तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस कर देगा, है ना। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये सिंक को दे देगा, जिससे क्या होगा कि वर्किंग सब्सटेंस कुछ अमाउंट हीट लॉस कर रहा है, तो वर्किंग सब्सटेंस का एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर कोई भी सब्सटेंस हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, अगर कोई भी सब्सटेंस हीट लॉस कर रहा है तो उसका एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या किए, इस सिलेंडर को सिंक पर रख दिए और वर्किंग सब्सटेंस कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर सिंक को दे देता है, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये लॉस कर देता है, तो इस केस में इसका एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा। अब वो एंट्रोपी कितना से डिक्रीज करेगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कलेक्ट। मान लीजिए कि अभी तक तो उसका जो एंट्रोपी था वो S2 था, लेकिन जैसे ही सिंक पर रखें उसका एंट्रोपी जो है S2 से घट करके S1 हो गया। तो इस केस में कितना अमाउंट ऑफ हीट ये लॉस करेगा, चलिए उसको Q2 ले लेते हैं, है ना। जितना अमाउंट ऑफ हीट ये लॉस करेगा उसको Q2 ले लेते हैं। Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 इंटू S2 माइनस S1। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का, इस केस में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। भले ही ये कुछ हीट लॉस कर रहा है, लेकिन इस केस में टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहता है, बट एंट्रोपी देख पा रहे हैं आप, घट रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। चलिए इसका नेम D दे देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इस केस में एंट्रोपी जो है वो S2 से S1 आ जा रही है, बट टेम्परेचर T2 से ही कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेप 3। अब चलिए स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप 4 क्या है, इस स्टेप के बाद जो हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 है हमारा अडायबेटिक कंप्रेशन का। देखिए इस केस में क्या होता है कि वापस से जो हमारा सिलेंडर जो सिंक पर रखा हुआ था, अब इसको वापस से उठा के इंसुलेटिंग पैड पर रख देंगे। अब जैसे ही इसको हम लोग ये जो हमारा सिलेंडर है इसको इंसुलेटिंग पैड पर रखेंगे, होगा क्या कि ये जो सिलेंडर है फिर से चारों डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, इंसुलेट हो जाएगा। तो इस केस में भी ना तो ये अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा, ना ही ये कोई अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा। मतलब है कि इस केस में जो ये हमारा गैस को हम लोग कंप्रेस करेंगे, वो क्या करेगा, गैस का टेम्परेचर या वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, समझ में आ रहा है, बट उसका एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो हीट ना तो अब्सॉर्ब कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। ओके, तो स्टेप 4 में भी आपको यही लिखना होगा कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो हमारा स्टेप 4 का जो अडायबेटिक कंप्रेशन का प्रोसेस है, इसको हम लोग जो है एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन DA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन DA से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंट्रोपी जो है S1 से कांस्टेंट है, बट जो टेम्परेचर है वो T2 से T1 जा चुका है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको यहाँ पर एक
स्क्वायर जैसा ही आप जनरली रेक्टेंगल मिलता है। तो ये जो रेक्टेंगल मिल रहा है ये है हमारा टीएस डायग्राम, और ये जो रेक्टेंगल आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है, ये शेडेड रीजन एक्चुअली में हमें क्या देता है, अमाउंट ऑफ हीट जो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। देखिए अब एक चीज हम लोग यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में नहीं देख पाए थे कि भाई जो Q2 है, जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस, वो कितना है, T2S2 - S1, और ये जो है ये इक्वल होता है किससे, मतलब CD के नीचे जो एरिया है ये इससे इक्वल होता है। तो इसको यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया CDEFC से ये इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए इन 4 स्टेप्स का यूज करके हम लोग टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम तो बना लिए। अब ये देख लेते हैं कि इस केस में जो हमारा इफिशियंसी होगा कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल का, क्या वो सेम होता है पीवी डायग्राम से, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या कहा कि ये क्या है, टोटल मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो कन्वर्ट हुआ है वॉक में, ये शेडेड रीजन उसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, अब आपको पता है ना कि नेट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ हीट जो कन्वर्ट होगा वर्क में वो कितना होगा, Q1 - Q2 होगा, है ना, क्योंकि Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस ऑब्जॉर्ब किया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट लॉस किया, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब Q1 जो है ये किससे इक्वल था, एरिया ABFE से इक्वल था। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखिए एरिया ABFEA माइनस एरिया ये किससे इक्वल था, Q2 CDEFC से, CDEFC। अब यहाँ पर देखिए आप जो है ABFEA का जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है CDEFC, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास यही एरिया बचेगा ABCD का, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है Q1 - Q2, ये किससे इक्वल है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABCD, ठीक है, इससे इक्वल है। अब इफिशियंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई इफिशियंसी कैसे सेम होता है पीवी डायग्राम से। तो देखिए हमें पता है कि जो इफिशियंसी होता है ईटा, ये किससे इक्वल होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट किया जा रहा है ना वर्क में, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जॉर्ब किया जाता है वर्किंग सब्सटेंस से। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है, Q1 - Q2/Q1 आ रहा है ना, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1/Q1 माइनस Q2/Q1। अब यहाँ से ये Q1 और Q1 कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इफिशियंसी ईटा 1 माइनस Q2/Q1। अब आपके पास Q2 और Q1 दोनों का वैल्यू है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस, देखिए यहाँ पर Q1 का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ पर Q1 का वैल्यू था T1S2 - S1, इसका वैल्यू रख देते हैं, Q2 है पहले, वो होगा T2S2 - S1, और Q1 क्या है, T1S2 - S1। देखिए S2 - S1 और S2 - S1 दोनों सेम है, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, 1 माइनस T2/T1। अब सेम इफिशियंसी का फॉर्मूला हमें पीवी डायग्राम में भी मिलता है, ओके। तो जो इफिशियंसी है कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल का, जो हमें पीवी डायग्राम में मिलता था, सेम फॉर्मूला हमें टीएस डायग्राम में भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या किए, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को डिस्कस किए कि भाई कैसे हम लोग टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को बना सकते हैं कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल के 4 स्टेप्स के हेल्प से। तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो इफिशियंसी होगा टीएस डायग्राम में, है ना, वो पीवी डायग्राम में जो इफिशियंसी मिलता था उससे सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सके। और अगर आपके पास थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम लोग बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि हम लोग उसको भी कवर कर सकें।